कि नियर बाय मेडिकल स्टोर पे गए कि भाई जरा दर्द की दवाई दे दो, हरे पत्ते वाली दवाई दे दो, हरे पत्ते वाली, लाल पत्ते वाली। पेशेंट आता है हमारे पास में लोअर बैक पेन लेके या CID का लेके, और हम उसका डाइजेशन का ट्रीटमेंट किया और वो बाय डिफॉल्ट ठीक हो गया। अक्सर लोगों को ये बड़ा भ्रम रहता है कि आयुर्वेदा बहुत ही डिलेड रिस्पॉन्स करता है। मैं आपको लिख के देता हूँ, किसी भी पंचकर्मा सेंटर में जाइए, वहाँ पर आपको ट्रीटमेंट कराइए, तुरंत आपको फायदा मिलेगा। कि जैसे एक लकड़ी है, ड्राई लकड़ी है, सूखी लकड़ी है, उसे तोड़ दीजिए, तुरंत टूट जाएगी। उसी लकड़ी को 10 दिन तेल में डाल दीजिए और फिर तोड़ने की कोशिश करिए, पूरी ताकत लगा दीजिए, नहीं तोड़ सकते क्योंकि वो ऐसे फ्लेक्सिबल हो जाएगी। कि ये एक प्रोपोगेंडा और एक लॉबी के तहत जो है प्रॉपर प्लान के साथ जो है फैलाया जाने वाला एक तरीका रहा है भारत में, जिसको समझने की जरूरत है। तो तेल आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। कई जगह पर हमने ये देखा है कि जहाँ पर हमारे यहाँ पर नी रिप्लेसमेंट प्लान था किसी पेशेंट का, वो हमारे पास आया और हमने उसको विदिन 10 से 15 दिन के अंदर ही इतना आराम दे दिया कि वो वापस से चलने लग गया। नमस्कार साथियों, मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर अभिषेक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं वेदा 24x7 चैनल के इस नए पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ हैं भारत के विशिष्ट आयुर्वेदज्ञ और बहुत ही अनुभवी आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर चेतन शर्मा, और आयुर्वेदम अस्पताल के ये ओनर हैं और इनकी कई सारी चेन्स हैं जो फरीदाबाद और गुड़गांव के NCR जोन में इनके वो अस्पताल कार्यरत हैं और बहुत सारे विभिन्न रोगों पे इनका जो है कार्य चल रहा है। और आज हम इनके साथ चर्चा करेंगे पेन मैनेजमेंट पे। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे और हमारे इस नए पॉडकास्ट में, और आपको सबसे पहले धन्यवाद कि यहाँ पे आपने आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट को करने के लिए समय निकाला। तो हम आपके साथ शुरुआत करते, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि एक बार आप अपना परिचय दें और फिर हम आगे चर्चा आरम्भ करें। धन्यवाद डॉक्टर अभिषेक, तहे दिल से धन्यवाद, आपने इतने अच्छे तरीके से हमें इनवाइट किया और हम लोग आ पाए। और मैं काफ़ी टाइम से मिलने की कोशिश कर रहा था डॉक्टर अभिषेक से। मेरा नाम डॉक्टर चेतन शर्मा है और हमारे जो हॉस्पिटल उसका नाम है आयुर्वेदम हॉस्पिटल। आयुर्वेदम हॉस्पिटल गुड़गांव और फरीदाबाद 2 शहर में है। यहाँ पर हम लोग आयुर्वेद, पंचकर्म, योग, नेचुरोपैथी से इलाज करते हैं और हमारा जो भी ट्रीटमेंट है मेजरली सारा कैशलेस हम लोग करते हैं। तो अगर आपके पास में कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो हम उसके अंदर आराम से कैशलेस ट्रीटमेंट करते हैं। और काफ़ी टाइम हो गया है इस चीज़ में पैथी में काम करते हुए, तो बस अब तो आनंद आ रहा है। अरे वाह। तो डॉक्टर साहब, चूँकि आपने बताया कि आप जो है कई जगह 2 जगह पे खास करके गुड़गांव और फरीदाबाद में अपने इन अस्पतालों का संचालन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आज के समय में सबसे ज़्यादा एक बड़ी समस्या है, कॉमन सी समस्या जो लोगों को डेली लाइफ स्टाइल में उनको फेस करनी पड़ती है कि पेन, दर्द से जुड़ी समस्या है। और ये ऐसा नहीं है कि पहले ये कहा जाता था कि सिर्फ जब आप वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, तब आपको इस तरह की समस्या होती है। लेकिन आजकल जो यंग जनरेशन है, खास करके 30s के अराउंड के लोग, उनको बहुत सारी दिक्कतें हैं। और जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ ही बड़ी सारी समस्याएं हैं। कॉर्पोरेट में जो वर्किंग कर रहे हैं, लॉन्ग आवर्स की जिनकी सिटिंग्स हैं, उनके साथ इस तरह की बड़ी समस्याएं हैं। तो एक तो इस तरह की समस्याओं के होने के मेन कारण क्या है और इसको किस तरह से टैकल किया जाए कि उसको वो मैनेज भी कर ले और कोई ज़्यादा क्रिटिकल मेजर डिसीज में ना वो कर जी डॉक्टर अभिषेक, एक्चुअली ये बड़ा बर्निंग सा टॉपिक है। हम लोग डे टू डे में देखते हैं कि अगर हमारी ओपीडी में अगर 10 पेशेंट आ रहे हैं तो उसमें से तकरीबन 7 से 8 पेशेंट तो एक ही चीज़ के आ रहे हैं, वो ही जोड़ों का दर्द, जॉइंट्स पेन। अब ये जॉइंट्स पेन चाहे आपका सर्वाइकल पेन हो, लोअर बैक पेन हो, चाहे आपका हिप रीजन का पेन हो, चाहे आपका नी पेन हो, एंकल पेन है, ये हम अक्सर ये देख रहे हैं कि जो पहले हम बातें करते थे कि दर्द जो है करीब 50 साल की उम्र के बाद स्टार्ट होता था, अब हम अक्सर देख रहे हैं कि ये दर्द तो 30 साल की उम्र से स्टार्ट हो रहा है। कहीं ना कहीं वजह हम खुद हैं। अब ये बात तो हम भी मानते हैं कि हमारा स्क्रीन टाइम कितना ज़्यादा हो गया है, हम मोबाइल पर कितना टाइम देख रहे हैं ज़्यादा। और मेरे बहुत सारे दोस्तों IT कंपनीज़ में हैं, या बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको डेस्कटॉप या लैपटॉप पर लगातार काम करते रहना पड़ता है। अब होता क्या है कि 2 वजह होती हैं, या तो मैंने किसी जॉइंट का ओवर यूज़ किया, मैंने जैसे कि एक साथ में बैठा हूं, अब इसी पोस्चर में मान लो मैं 6 से 7 घंटे बैठ रहा हूं, या मैं मोबाइल पे लगातार वो मोबाइल देख रहा हूं तो मेरा जो नेक का रीजन है वो एक एंगल पर डेविएटेड है, या फिर मैं एक किसी भी जॉइंट को इतना ज़्यादा ओवर यूज़ कर रहा हूं
कि उस जॉइंट में वियर और टियर स्टार्ट हो गए। अब हम आयुर्वेद की भाषा में अगर समझे इसको, तो इसको कहते हैं कि आप अपने शरीर में वात बढ़ा रहे हैं। वात, जैसे कि हम 3 बायो एनर्जीज की बात करते हैं, वात, पित्त और कफ। तो वात क्या होता है कि कभी भी आप अपनी बॉडी का किसी भी ऑर्गन को ज़्यादा ओवर एक्सपोज कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं, तो एट द कोर्स ऑफ द टाइम उसके अंदर एक वियर टियर स्टार्ट हो जाता है, जिसको नॉर्मल आमतौर पे भाषा को आर्थराइटिस कहते हैं। हमने एक चीज़ महसूस किया कि अगर हमारे पास में 10 जोड़ों के दर्द की समस्या लेकर लोग आ रहे हैं, और खासतौर से मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो 30 साल से ऊपर हैं, तो हमने जब उनके स्कैन्स कराए तो अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस के चेंजेस हमें मिले जी। अब ये समझने वाली बात है कि इतनी जल्दी, जो कि ये आमतौर पे बुजुर्गों की समस्या थी, लगभग 45 से 50 साल के बीच में स्टार्ट होनी थी, वो अभी से क्यों हो रहे हैं। तो एक तो मैंने आपको बताया कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारे बैठने का पोस्चर, हमारा बॉडी का अर्गोनॉमिक्स जो है वो हमने डिस्टर्ब कर दिया। नंबर 2, मैं क्या खा रहा हूँ, मैं कैसे खा रहा हूँ और मैं कब खा रहा हूँ, हमें इसका ज्ञान ही नहीं है। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने अपना आहार और विहार जिस तरीके से गड़बड़ाया, तो उसमें वात शरीर में बढ़ा, और वात मेजरली हमारे जितने भी बॉडी के जॉइंट्स हैं, चाहे वो बड़ा जॉइंट हो चाहे वो छोटा जॉइंट हो, उसको इम्पैक्ट करना चालू कर दिया। आप हमारे पास में अक्सर तब आते हैं जब आप बहुत सारी मेडिसिन खा चुके होते हैं, आपको आराम नहीं मिल रहा, तब आप हमारे पास आते हैं। तो मोस्टली ये जो जोड़ों के दर्द हैं, ये जो 30 साल से उम्र से स्टार्ट हो रहे हैं, ये एक्चुअली अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस चेंजेस हैं। ये इस तरीके से हमारे पास आ रहे हैं जी। तो देखिए, आपके इस प्रश्न से ही जुड़ा, उत्तर से ही जुड़ा मेरा जो है एक और प्रश्न है कि एक तो आपने बताया कि डाइट भी एक बड़ा फैक्टर है। तो डाइट में ऑब्वियसली हम सब जान रहे हैं कि जंक फूड, फास्ट फूड, पैक्ड फूड, दुनिया भर के इस तरह के जो हैं केमिकल से प्रिजर्व किए हुए फूड आजकल मार्केट में अवेलेबल है, और आजकल की जनरेशन खास करके यूथ उनकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होती है। इजीली एक्सेसिबल हैं, ऐप में बटन दबाइए, आप 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे में अपने घर पे उन्हें मंगा भी सकते हैं। तो एक तो ऐसी डाइट जो हमारे जॉइंट्स को हैम्पर करती है, उसके बारे में बताएं। दूसरा, जिनको ये दिक्कत के इनिशियल अगर सिम्टम्स नजर आते हैं, तो उस टाइम पे उनको क्या करना चाहिए। जी, बहुत सही क्वेश्चन है। देखिए, क्या होता है कि पहले मैं आपको डाइट के बारे में बताता हूँ कि आखिर डाइट में हम लोग गलतियाँ क्या करते हैं। होता क्या है कि हम लोग जितना भी पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, ओवर फ्राइड फूड खाएंगे, वो फूड हो जाता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, वो इतनी इजीली डाइजेस्ट नहीं होता। आपने महसूस किया होगा कि आप कभी भी पिज़्ज़ा खाएं, बर्गर खाएं, कोल्ड ड्रिंक्स पिएं, या इस तरीके से ओवर फ्राइड फूड खाएंगे तो काफ़ी देर तक आपको भूख ही नहीं लगेगी। उसका रीज़न ये है कि ये इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है कि जब शरीर में जाता है तो पूरे शरीर की ताकत लग जाती है उसको डाइजेस्ट करने में, उसको तोड़ने में। अब उस चक्कर में क्या होता है कि हम अपनी बॉडी को जनरलाइज वीकनेस की ओर बढ़ा लेते हैं, और वो जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो न्यूट्रिशन तो उसमें होता ही नहीं। मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ कि आप जैसे हमारा पुराना एक दिनचर्या का जो खाना था, जो नॉर्मल एक सात्विक आहार जिसे हम समझते हैं, वो सात्विक आहार आप कोई भी उठा लीजिए, उसमें आप जब भी खाना खाते थे, या आप ध्यान दीजिएगा कि अपने बुजुर्गों से जरूर पूछें, उनको टाइम टू टाइम भूख लगती थी। आप आज के डेट में ऐसा प्रोसेस फूड खाइए, आपको बाद में भूख ही नहीं लगेगी। तो जो हमारा सात्विक खाना है वो सबसे इंपॉर्टेंट था। अब उसमें क्या होता है, जैसे हमारे आज की डेट में हम बात करते हैं मल्टीग्रेन्स की, हमारे जितने भी जो बिग ग्रेन्स हैं, जिससे मिलेट्स, आजकल मिलेट सारे आ जाते हैं उसमें, ठीक है, वो हमने खाना बंद कर दिया। हम सिर्फ एक ग्रेन खा रहे हैं, वो है गेहूं, ठीक है, हम सिर्फ खा रहे हैं चावल, तो हमारे मिलेट्स गायब हो गए हैं। उसके बाद में हमारा ऐसा खाना जिसमें डाइजेस्ट तुरंत हो जाए, वो चीज़ हम ले ही नहीं रहे हैं, हम फाइबर्स नहीं ले रहे हैं, तो हमारी बॉडी में विटामिन और न्यूट्रिशन की लेवल कम हो जाता है। अब इसकी वजह से हमें बैक टू बैक ये सारी समस्याएं आने लग जाएंगी। आप अक्सर महसूस कीजिएगा कि जोड़ों के दर्द के साथ में आपको पेट की समस्या मिलेगी, कॉन्स्टिपेशन मिलेगा, गैस्ट्राइटिस मिलेगा, ब्लोटिंग आपको मिलेगा, पेट फूलना, गैस की समस्या। ये इसलिए होता है क्योंकि वात जब बढ़ेगा तो अकेला आपके जोड़ों के दर्द को खराब नहीं करेगा, उससे पहले आपका पेट खराब करेगा। हम अक्सर क्या है उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। जब धीरे धीरे हमारे जोड़ों के दर्द बढ़ते चले जाते हैं तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डाइट को ठीक रखना बड़ा ज़रूरी है, सात्विक डाइट पर आना बड़ा ज़रूरी है।
उसके बाद आते हैं विहार पर, जो हम लोग जैसे बात कर रहे थे अपने अर्गोनॉमिक्स के ऊपर कि जोड़ों को अगर आप सही पोजीशन में रखेंगे, ओवर यूज्ड नहीं करेंगे। अब मैं ओवर यूज दो तरीके से बताता हूँ, मेल में अलग ओवर यूज्ड होता है, फीमेल में अलग ओवर यूज्ड होता है। मेल क्या करते हैं कि जैसे मोस्टली टाइम उनका स्क्रीन टाइम की वजह से ज़्यादा आ जाता है। दूसरी बात, जो फीमेल होती हैं, जो घर का काम ज़्यादा करती हैं, उनमें हमने ये देखा है कि रिसर्च में कि फीमेल में ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन ज़्यादा जल्दी मिलती है और ज़्यादा तरीके से मिलती है अपेक्षा मेल के। तो फीमेल में जैसे कि वो अपने हाथों से ज़्यादा काम करती हैं बिना आराम किए हुए, ये समस्या उनमें अलग तरीके से पैदा होती है। तो ये सारे हमारी कंडीशन है जहाँ पर अगर हम इनको बचा सकें तो आप देखेंगे कि आपने अगर यही छोटी छोटी चीज़ें चेंज कर दी तो आप देखेंगे कि आपको पेन, स्वेलिंग और जो डिफॉर्मिटी होती है जॉइंट्स की वो इतनी जल्दी नहीं होगी। एक कड़ी हुई सच्चाई है, आर्थराइटिस सबको होता है, एक उम्र के बाद में सबको आना है, डिजेनरेटिव चेंजेस होने हैं, लेकिन तय ये करना है कि वो हमें कब से लेकर आने हैं, कब से हमें उनको रोक सकते हैं। तो अगर आपकी डाइट बिल्कुल ठीक है, लाइफस्टाइल बिल्कुल ठीक है, न्यूट्रिशन आपका बिल्कुल ठीक है, तो काफ़ी हद तक आप इस समस्या से बच सकते हैं। तो मतलब कि जो डीजेनरेटिव चेंजेस का जो हमने अभी प्रश्न पॉइंट आया, तो डीजेनरेटिव चेंजेस एक्चुअल में जब उम्र के साथ आए कि 55 साल 60 साल उससे ऊपर की एज में आप आ रहे हैं, तो ये लॉजिकल है कि भाई उम्र बढ़ेगी, बाल सफ़ेद होंगे, शरीर का जो है क्षरण होगा, आपकी जो है ऑब्वियसली जॉइंट्स और बॉडी की बाकी चीज़ें भी धीरे धीरे क्षय की ओर बढ़ेंगी। लेकिन इस डीजेनरेटिव चेंजेस को भी हम आयुर्वेद से बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो एक तो उसके बारे में बताएं कि आयुर्वेद की ऐसी कौन सी थेरेपियाँ, कौन सी टेक्निक। लेकिन उसकी ओर बढ़ने से पहले मेरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि लोग जैसे इस तरह की प्रॉब्लम्स में जाते हैं, जैसे उन्हें पेन हुआ या उन्हें कोई दिक्कत हुई, क्योंकि आजकल हर जगह मेडिकल स्टोर बहुत सहजता से उपलब्ध हैं, जगह जगह पे स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं इन सारे दिक्कतों के, तो वो सीधे उन जगहों पे ज़्यादा चले जाते हैं। तो कितनी ये जगहें उनके लिए इफेक्टिव है और कितने इनके ज़्यादा नुकसान है, उसके बारे में पहले बताएं। और देन आफ्टर कि आयुर्वेद से वो डीजेनरेटिव चेंजेस को हम लोग जो है किन तरीकों से बचा सकते हैं। जी देखिए, हमारा आमतौर पर क्या होता है कि कभी भी घर में किसी को जोड़ों के दर्द शुरू हुए या मसल में अकड़ाहट शुरू हुई तो सबसे पहले हमारा हाथ जाता है मेडिकल स्टोर पे, कि नियर बाय मेडिकल स्टोर पे गए कि भाई जरा दर्द की दवाई दे दो, हरे पत्ते वाली दवाई दे दो, हरे पत्ते वाली, लाल पत्ते वाली, ठीक है, ये अक्सर दवाई बड़ी कॉमन होती है। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा और आपने भी ये नोटिस नहीं किया होगा कि आपने महीने में कितनी बार वो दवाई खाई। अब दवाई क्या है, वो केमिकल कोड है, उसको नहीं पता कि आपके शरीर में जाके क्या करना है। उसको सिर्फ एक चीज पता है कि मेरा जो केमिकल कोड है वो मुझे अंदर जाके एक्ट करना है, एक्ट के साथ रिएक्ट करना है। तो वो क्या होता है कि वो अंदर जाता है, आपकी नर्व्स जो काफ़ी हाइपर एक्टिव हो चुकी थी, उस दर्द का सेंसेशन दे रही थी, उस दवाई का सिर्फ ये काम है कि उस नर्व को रिलैक्स करना, ब्लॉक कर देना, वहाँ के सिग्नल्स को ब्लॉक करना, वो ट्रांसमिट को ब्लॉक कर देता है। अब आपने एक चीज़ नोट करी होगी कि आप दवाई खाएं, 1-2 घंटे के बाद आपको आराम हो गया। अब ये जो आपने जादू महसूस किया, आपने सोचा कि इसका रिएक्ट क्या होगा। अब वो केमिकल तो घूम रहा है आपके ब्लड में, अब वो क्या होगा, कहाँ से फिल्टर होगा, वो होगा किडनी के थ्रू फिल्टर, वो होगा हमारी स्किन के थ्रू स्वेट आउट होकर फिल्टर, या हमारे फीसेस के थ्रू होगा। लेकिन अगर वो नहीं हुआ, अगर उसकी ओवरडोज हो रखी है, महीने में बहुत ज़्यादा दवाई खा रहे हैं, तो उससे आपको सेकेंडरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। एंजाइम्स में भी जाएगा में भी पहुंचेगा, बिल्कुल पहुंचेगा। पता लगा आप फैटी लीवर लेके बैठे हैं, पता लगा आपको डायबिटीज बहुत जल्दी हो गई, पता लगा आपको ब्लड प्रेशर होना स्टार्ट हो गया। मेडिसिन इंड्यूस्ड किडनी पेशेंट मेरे पास बड़े आते हैं जी, कि मेडिसिन की वजह से उन्होंने कहा साहब 15 दिन की हमने जो है कोर्स किया था जी, और अभी किडनी फेल निकली है जी। तो ये बहुत हो रहा है सर। और खास बात यह है कि हम लोग बात करते हैं सीकेडी की, क्रोनिक किडनी फेलियर, हम लोग बात कर रहे हैं एक्यूट किडनी फेलियर। मेडिसिन खाया, विद इन 1 या 2 दिन वो ऐसा रिएक्ट हुआ कि पेशेंट डायलिसिस पे भी पहुंच रहे हैं। हमने एक चीज़ महसूस करनी है कि अगर आपको पेन हो रहा है तो सबसे पहले आपको पेन का रीज़न पता होना चाहिए। देखिए, नॉलेज इज़ पावर। अगर आपको नॉलेज ही नहीं है कि आपके शरीर में क्या हो रहा है, तो आप फिर वो अंधेरे में तीर चलते रहेंगे, आप ऐसे ही मेडिसिन खाते रहेंगे। आयुर्वेद में वो एक ताकत है, आयुर्वेद आपको इतना सक्षम है कि आपके वो जो भी आपका पेन है उसके वो रूट कॉज पर काम करता है। हमारे यहाँ पर पेन को एक तरीके से नहीं बोला गया, हमारे यहाँ पे पेन बहुत तरीके का है।
अलग अलग तरीके का है। हमारे यहाँ पेन जैसे हमारी सप्त धातुएं हैं, तो सप्त धातुएं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, उस धातु के लेवल पे जाकर हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि अगर आपका लोअर बैक पेन है तो आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलिए, तो वो पहले आपकी नाड़ी परीक्षा करके देखेगा कि आपकी बायो एनर्जी कौन सी बिगड़ी हुई है। वात बिगड़ा हुआ है, पित्त बिगड़ा हुआ, कफ बिगड़ा हुआ है, या ये संलग्न होकर बिगड़े हुए हैं। दूसरी बात, कई बार हमने मैं देखा है कि पेशेंट आता है हमारे पास में लोअर बैक पेन लेके या सीआईटी का लेके, और हम उसका डाइजेशन का ट्रीटमेंट किया और वो बाय डिफॉल्ट ठीक हो गया। वो ये ताकत है आयुर्वेद की। तो इसको हमें समझना पड़ेगा कि हम लोग रूट कॉज पे काम कर रहे हैं या हम लोग सिर्फ सिम्टम्स से काम कर रहे हैं। आप आते हैं सिम्टम्स लेके, अब ये डॉक्टर को तय करना होता है कि या तो मैं सिम्टम्स की दवाइयां देके आपको भेज दूं, तो उसमें क्या होता है, आप कहते हो कि अरे दवाई खाई बड़ा आराम हो गया, तो आराम हो गया तो डॉक्टर बहुत अच्छा। लेकिन वहीं एक डॉक्टर ऐसा मिलेगा जो कहेगा मुझे थोड़ा सा टाइम दो, पहले मैं आपकी लाइफस्टाइल ठीक कर दूं, डाइट ठीक कर दूं, तो मेडिसिन का तो बहुत कम काम रह जाएगा। और जो मेडिसिन का काम रह जाएगा उसके बाद में हो सकता है आपको परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाए। तो आपके जो सिम्टम जो बार बार आ रहे हैं उसको कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। तो आयुर्वेद और पंचकर्म ये काम करता है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आप घर पर कैसे कर सकते हैं जॉइंट्स पेन का ट्रीटमेंट। सबसे जरूरी आपको समझना पड़ेगा कि पेन हो क्यों रहा है। अब जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूं कि हमारे जो मसल हैं या हमारे जॉइंट हैं उनका फूड है ऑयल। और आजकल बहुत लोग इस ज्ञान में घूम रहे हैं कि ऑयल शरीर के लिए खराब है, और उस चक्कर में क्या होता है कि बॉडी में ऑयल लेवल की कमी कर लेते हैं। और इवन बाकायदा जो है, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, बाकायदा उसके बारे में कई लोग ये बोलते हैं कि ये तो शरीर के लिए नुकसानदेह है, नुकसान, इसकी मालिश नहीं करनी चाहिए। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं जी। हाँ देखिए, मैं थोड़ा सा आपको सारे डॉट कनेक्ट कर देता हूं तो आपको रियल पता लग जाएगा एक्चुअली हो क्या रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो इस बात की एडवोकेसी करते हैं कि बॉडी में ऑयल लेवल को कम होना चाहिए, उससे क्या होगा, ओबेसिटी नहीं होगी, उससे क्या होगा, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, किडनी की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आज से अगर आप 20-25 साल पहले पहुंच जाएं, जहां पर हमारे घर में भरपूर घी खाया जाता था, दूध पिया जाता था, दही खाई जाती थी, आपने कितने लोगों को महसूस हुआ था या सुना था कि उनके जॉइंट्स पेन होते थे? क्योंकि उन्होंने अपने शरीर में ऑयल का न्यूट्रिशन लेवल बढ़ा के रखा हुआ था। और अगर आप एक जॉइंट के स्ट्रक्चर को समझेंगे तो उस जॉइंट के बीच में होता है एक साइनोवियल फ्लूइड। वो साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है कि वो आपकी दोनों हड्डियों को घिसने नहीं देता, जिसकी वजह से अगर वो साइनोवियल फ्लूइड कम हो गया, जैसे आपने अक्सर एक्सरे में देखा होगा कि डॉक्टर कहता है कि आपकी कार्टिलेज कम हो रही है, कार्टिलेज के बीच में जो साइनोवियल फ्लूइड है वो कम हो गया, तो जिसकी वजह से हड्डियां घिसने लगी और आपको दर्द भी हुआ, सूजन भी बढ़ गई, और आपका वो जो जॉइंट है वो डिफॉर्म होना स्टार्ट हो गया। कई बार आपने देखा होगा कि अक्सर लोग आते हैं थोड़ा टेढ़ा रहता है उनका घुटना, ठीक है। अब ये साइनोवियल फ्लूइड क्या है, वहीं पर ही सब कुछ छिपा हुआ है। साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वो एक तरीके का ऑयल होता है। हमारे पहले से ही लोग इतने समझदार थे कि वो सुबह उठकर नहाने से पहले अपने शरीर की मालिश किया करते थे। अभ्यंग बोला गया है। धूप में बैठ के करते थे तो स्वेदन भी हो गया, सिकाई भी हो गई, और उसके बाद नहाते थे। तो वो जो तेल है धीरे धीरे डेली हमारी स्किन की सारी लेयर क्रॉस करके वो साइनोवियल फ्लूइड में पहुंचता था। अब साइनोवियल फ्लूइड अगर अच्छा है, आपको जॉइंट पेन का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये एक साइंस है जिसको आपको समझना पड़ेगा कि आप या तो ऐसे नॉलेज से बात करें जो आपकी बॉडी में ड्राइनेस बढ़ा रहा है, या आप आयुर्वेद की बात करें जो आपके बॉडी में ऑयल लेवल को, न्यूट्रिशन को बढ़ा के रखेगा ताकि आपके जॉइंट को दिक्कत ही ना आए। तो स्नेहन और स्वेदन जो आयुर्वेद में बहुत ही कॉमन है, ये आप किसी भी आयुर्वेद पंचकर्म सेंटर में जाके करा सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे करा सकते हैं, डेली कराएं। और मैं तो कह रहा हूं कुछ संभव नहीं है तो घर पे करें, लेकिन जरूर करें। नॉर्मल अपने ऑयल की मसाज की बिल्कुल करें, और उसके लिए किस तरह के ऑयल को यूज करना है वो भी थोड़ा सा आप बता दें। बहुत ही कॉमन है, आप कहीं से भी शुद्ध तिल का तेल ले लीजिए, नहीं अवेलेबल है सरसों का तेल ले लीजिए। अगर आपकी हड्डियां कमजोर है
तो आप सूरजमुखी का तेल ले लीजिए, नारियल तेल यूज कर सकते हैं, नारियल तेल ले बादाम लीजिए, तेल आजकल रोगन बादाम तेल इजीली मिलता है। ले लीजिए। तो तेलों की तो बहुत सारी रेंज है। हम लोग आयुर्वेद पंचकर्म में बहुत मेडिकेटेड ऑयल यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास जब आता है तो हमें तुरंत आराम देना होता है। तो अक्सर लोगों को ये बड़ा भ्रम रहता है कि आयुर्वेदा बहुत ही डिलेड रिस्पॉन्स करता है। मैं आपको लिख के देता हूँ, किसी भी पंचकर्मा सेंटर में जाइए, वहाँ पर आपको ट्रीटमेंट कराइए, तुरंत आपको फायदा मिलेगा। तो आपके उत्तरों में दो प्रश्न मेरे, दो पॉइंट निकले एक्चुअल में। एक तो जो तेल को लेके कॉन्सेप्ट है, उसमें मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि लोगों को सामान्य भाषा में और बेहतर अगर हम इसको बता सकें कि जैसे एक लकड़ी है, ड्राई लकड़ी है, सूखी लकड़ी है, उसे तोड़ दीजिए, तुरंत टूट जाएगी। उसी लकड़ी को 10 दिन तेल में डाल दीजिए और फिर तोड़ने की कोशिश करिए, पूरी ताकत लगा दीजिए, नहीं तोड़ सकते, क्योंकि वो ऐसे फ्लेक्सिबल हो जाएगी। तो यही चीज शरीर में भी अप्लाई होती है। तो ये कुछ लोगों के प्रोपोगेंडा के तहत भारत में ये फैलाया गया। इसको हम सभी देश के लोगों को समझना और समझाना जरूरी है कि ये एक प्रोपोगेंडा और एक लॉबी के तहत जो है प्रॉपर प्लान के साथ जो है फैलाया जाने वाला एक तरीका रहा है भारत में, जिसको समझने की जरूरत है। तो तेल आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। खाने में तेल नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है लगाने में वो तेल जो है बिल्कुल नुकसानदेह नहीं होता। तो रोज अपनी बॉडी में ये लगाना चाहिए। और आजकल के मैं देखता हूँ जो हमारे पास यंग एज के पेशेंट्स आते हैं तो बड़ी ड्राई स्किन लेके, ड्राई बॉडी लेके आते हैं, तो वो इसका कारण भी है। तो आयुर्वेद में एक अभ्यंग करके कॉन्सेप्ट है, कभी डॉक्टर साहब के साथ उस पर और विस्तार से इनका एक वीडियो जरूर आप तक साझा करेंगे। तो उसमें जो है ये अभ्यंग वाला कॉन्सेप्ट, जो मालिश वाला ये कॉन्सेप्ट है, ये आप लोग जरूर अपनाएं अगर आपके जॉइंट्स को आप लोग लॉन्ग लाइफ तक बेहतर रखना चाहते हैं। ये डीजेनरेटिव चेंजेस को भी थोड़ा सा डिले करता है। मतलब अगर आपकी 60 साल में हड्डियां घिसने वाली होंगी और अगर आपने ये अभ्यंग की प्रक्रिया अपनाई तो निश्चित तौर पे 4-5 साल उसको और ज्यादा खींच देगा, एक्सटेंड कर देगा। बिल्कुल। और इसी से निकला हुआ एक और प्रश्न है जो आपने कहा कि आयुर्वेद को लेके स्लो वाला जो एक मिथ है, तो इसमें मुझे लगता है कि लोगों को ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम मुंह में मिर्ची डालते हैं तो मिर्ची जीभ पे लगते ही हमें पता चल जाती है, गले में जाती है तो गले में जलन महसूस करती है, पेट में जाती है तो पेट में जलन महसूस करती है, और जब सुबह फ्रेश होने जाते हैं तो मल द्वार पे भी महसूस होती है। तो जब छोटी सी एक मिर्ची जो है इस तरह के इफेक्ट करती है, तो आयुर्वेद की हर दवाई भी उसी तरह से इफेक्ट करती है। और इवन हमारे टंग पे आप लोगों ने सुना होगा कि एक टैबलेट आती है जो किसी अटैक की सिचुएशन में, हार्ट अटैक की सिचुएशन में जीभ के नीचे लगाई जाती है। तो जीभ में लगाने का कारण ये होता है, सबलिंगुअल म्यूकोसा होता है हमारे मुंह के अंदर, जिस पे कोई भी चीज़ जैसे ही लगती है तो वो बॉडी को एकदम से तेजी से जो है हर ऑर्गन तक, हर हिस्से तक वो पहुंचाने का काम करती है। तो हम मुंह में कुछ भी डालते हैं, सबसे पहले शरीर में कुछ भी ले जाते हैं तो मुंह से ही जाता है, तो वो जैसे ही जाएगा तो बॉडी एब्जॉर्ब तो सबसे पहले वहीं से करेगी। तो आयुर्वेद को लेके इस तरह की जो भ्रांतियां आप लोगों तक पहुंची हैं या पहुंचाई गई हैं, तो उसको भी जगह समझने की जरूरत है, और अगर आपको समझ आ जाए तो बताने की भी जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब डॉक्टर साहब अगले हम लोग अपने पॉइंट पे आए कि हमारे इस देश में जो पेन को लेके एक पूरी लॉबी खड़ी हो गई है। एक तरह से आप जैसे ही किसी बड़े कॉरपोरेट जगह पे पहुंचते हैं, कॉरपोरेट ही बोलूँगा मैं उनको, क्योंकि उनका जो है बजट जो होता है 100 करोड़ 200 करोड़ वाला बजट है जी। और 100-200 करोड़ का जब कोई खर्चा कर रहा है महीने का, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी 1-2 करोड़ की आती है, इंक्लूडिंग सैलरी, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी बिल। बड़े बड़े महल जैसे आजकल जो हैं वो पावर हाउस बनाए गए हैं, उनका नाम मैं स्पष्ट रूप से नहीं लेना चाहता। तो उसमें जब वो लोग पहुँचते हैं तो उनको सीधा एक ही सजेशन दिया जाता है कि भैया ऑपरेशन करा लो जी। तो ऑपरेशन कराना कितना जरूरी है? हाँ जी। इस तरह की दिक्कतों में, और किस स्टेज में जरूरी है जी। दूसरा, क्या ऑपरेशन ही एकमात्र विकल्प है हर सिचुएशन में जी। और आयुर्वेद से हम लोग कैसे इस तरह की सिचुएशंस को भी क्या रिवर्स कर सकते हैं जी? देखिए डॉक्टर अभिषेक, इसमें एक बात समझने वाली ये है कि आयुर्वेद जब काम करेगा तो वो रूट कॉज पे करेगा। तो हम लोग क्या है कि कभी भी जल्दीबाजी में आपके सिम्टम्स पर इम्पैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो दोबारा आ जाएंगे। हम लोग रूट कॉज पे काम करेंगे। रूट कॉज में काम करने के लिए थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है। अब इसमें समझने वाली बात है कि अगर आपके बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैं अगर लिगामेंट इंजरीज की भी बात कर लेता हूँ, तो अगर वो ग्रेड 3 पर ही पहुँच चुका है जहाँ पे पूरा ही टीयर हो चुका है, या अगर मैं ऐसे ऑस्टियोआर्थराइटिस चेंजेस की बात करूं जो बहुत ही सीवियर लेवल पे हैं, जहां पर आपका जॉइंट बिल्कुल ही डिफॉर्म हो चुका है, वहां पर जाकर एक सर्जरी का संभावना बनती है। और वहां पर हम बहुत सारी चीज़ें कंसीडर करते हैं कि
पेशेंट की अवस्था कैसी है, क्या पेशेंट बिल्कुल ऐसी अवस्था में है कि जहाँ पर वो बिल्कुल नहीं चल पा रहा है, तो वहाँ पर अगर पेशेंट इसको सपोर्ट करता है कि नहीं मेरे को सर्जरी ही कराना है, हम उसको मना नहीं करते। लेकिन आयुर्वेद और पंचकर्म में और योग में ऐसी ताकत है कि वो आपकी कंडीशन को कहीं से भी रिवर्सिबल लेके आ जाएगा। तो जो बाजार में एक इसी में मैं बीच में ऐड ऑन कर रहा हूँ कि जो घुटने बदलवाने का और आजकल तो हिप रिप्लेसमेंट, मतलब आपका जो है पिछवाड़ा भी बदल दिया जा रहा है, तो इसको लेके भी आयुर्वेद में जो विकल्प हैं उसके बारे में थोड़ा सा लोगों को जरूर और डिटेल में जी देखिए, अगर आपको कभी भी ऐसी कोई सलाह दी जाती है कि आप अपना नी रिप्लेसमेंट कराइए, अभी कराइए, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, आप हमेशा एक आयुर्वेदा कंसल्टेंट से जरूर बात कीजिए। आप कोई भी नियर बाय आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, आपके वैद्य हो, आप उनसे बात कीजिए, आप उनकी संभावनाओं के बारे में समझने की बात कीजिए। कई जगह पर हमने ये देखा है कि जहाँ पर हमारे यहाँ पर नी रिप्लेसमेंट प्लान था किसी पेशेंट का, वो हमारे पास आया और हमने उसको विदिन 10 से 15 दिन के अंदर ही इतना आराम दे दिया कि वो वापस से चलने लग गया। वो पेशेंट लेटा हुआ है तो बैठने लग गया, और बैठ गया तो चलने लग गया, और उसके बाद में उसने हमारा रेगुलर ट्रीटमेंट लिया तो उसको बहुत जल्दी उसको वो आराम मिला जो उसको पहले नहीं मिल रहा था कई बार। लेकिन इसमें क्या खास बात है कि आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलना चाहिए जो आयुर्वेद और पंचकर्म और योग से इलाज कर रहे हैं। आपने उनको समझना है, उन्होंने जो आपको डाइट बताई है, जो लाइफस्टाइल बताई है और जो मेडिसिन और ट्रीटमेंट आपको बताया है वो आपको ज़रूर फॉलो करना है। 10 से 15 दिन के अंदर ही आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास सर्जरी ही एक ऐसा विकल्प है जहाँ से आप ठीक हो सकते हैं। आप आयुर्वेद और पंचकर्म अपना के भी आप ठीक हो सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, तो इसी में एक और चलते चलते मुझे लगता है कि हम लोगों ने काफ़ी सारी इसमें जानकारियाँ, यूजफुल अपडेट्स दिए, लेकिन लोगों के दो चीज़ों के बारे में जानना उन्हें हमेशा पसंद होता है कि इसमें उनके पास घर पे करने के क्या क्या विकल्प, जो वो घर पे ही कुछ चीज़ें इसकी ट्राई कर सकें। क्या उन्हें ऐसा ट्राई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो किस लेवल पे और क्या करना चाहिए, तो एक तो इसके बारे में बताइए। देखिए, अगर आपका कहीं पे भी कोई जॉइंट पेन है और आपको लग रहा है कि ये पेन बार बार आ रहा है, तो मैं उसमें एक छोटा सा आपको एक नुस्खा बता देता हूँ, आप घर पे कर सकते हैं। आप जैसे 100 ग्राम तिल का तेल ले लीजिए, उसमें 8 से 10 आप जैसे लहसुन है उसको कूट के उसमें डाल लीजिए, और साथ में कुछ मेथी के दाने, एक बार इसको उबाल लीजिए। ये पका लीजिए, एक बार उबलने के बाद वो पक जाएगा, उसको ठंडा करके रख लीजिए। ये आपका एक संस्कारित तेल हो जाएगा। अब इस तेल की 15 से 20 मिनट सर्कुलर मोशन में, जैसे घड़ी चलती है ऐसे मोशन में हल्के हाथ से मालिश कीजिए। ध्यान रखिए पंखा ना हो, ठंडी जगह ना हो, उसमें आप मालिश कीजिए, और उसके बाद सिकाई भी जरूर कीजिए। क्या मालिश वाली जगह पे अगर सूजन है तो करनी चाहिए या नहीं? अगर मालिश की जगह है, अगर सूजन है तो उस पर मैं अभी बताता हूँ, पहले मैं ये कंप्लीट कर दूँ। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ जहाँ पे जोड़ों का दर्द है, सूजन है। हाँ, सूजन नहीं है, ठीक है। आप दर्द पे मालिश कीजिए और उसके बाद में आप सिकाई कीजिए। सिकाई करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक होती है हमारी सूखी सिकाई, जहाँ पर आपने जैसे मान लो तवे को गर्म कर लिया और उस पर कपड़ा रख के और गर्म कपड़े को सिकाई कर लिया, हीटिंग पैड वगैरह हीटिंग पैड लगा लिया। और एक होता है जहाँ गर्म पानी में आपने वो रखा कपड़ा और उससे आपने सिकाई कर लिया। दोनों तरीके से आप सिकाई कर सकते हैं। ये आप अगर रेगुलर करेंगे, सुबह भी और शाम भी, मतलब 15 से 20 मिनट आपने मालिश किया और करीब 10 मिनट आपने सिकाई की, तो आप देखेंगे 10 से 15 दिन के अंदर आपको इसके इंप्रूवमेंट दिखाई देने लग जाएंगे। अगर आपके सूजन है तो सूजन में आपको मालिश नहीं करनी है, सूजन में आपको इसकी रूखी सिकाई करनी है। वो आप कैसे कर सकते हैं कि आपने मान लो कहीं से रेत ले लिया, वो रेत आप गर्म कीजिए, ठीक है, तवे पर, और उसकी एक पोटली बना लीजिए, और वो पोटली से आपको सिकाई करनी है। उसमें सेंधा नमक वगैरह भी, सेंधा नमक भी डाल सकते हैं, गर्म कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। और अगर आपको अच्छा करना है तो किसी पंसारी से आप दशमूल ले लीजिए, दशमूल, सूखा दशमूल, ठीक है। और जब आप उसकी रेत को जब सिकाई गर्म कर रहे हैं तो उसमें आप दशमूल डाल लीजिए। अब और एक औषधि आती है रासना के नाम से, वो रासना भी आप डाल सकते हैं। अब वो जो पोटली आपने बनाई, वो पोटली से आप सिकाई कीजिए। ये आपका दर्द भी कम करेगा और सिकाई भी कम करेगा, स्वेलिंग भी कम करेगा। हाँ, स्वेलिंग भी कम करेगा, ठीक है। तो ये आपकी जो है स्नेहन और स्वेदन दोनों प्रकार से हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि क्या कोई ऐसी मेडिसिन जो आयुर्वेद की हो और वो लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं, या वो सिर्फ डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लें? और अगर लें तो डॉक्टर से कंसल्ट करके क्यों? क्योंकि लोगों को हमेशा कुछ एक ऐसा चाहिए होता है कि मुंह में डालें
और कुछ हो जाए, जैसे एलोपैथी में वो गए और उन्होंने कहा कि एक पेन किलर खा लिया हरे पत्ते वाली, सही, तो आयुर्वेद में भी क्या कुछ ऐसा है? देखिए, आयुर्वेद में तो हर प्रकार की औषधि बताई गई है, हर तरीके की औषधि है, लेकिन मेरा थोड़ा सा इसमें मत थोड़ा डिफरेंट है। जहाँ बात घरेलू नुस्खे की बात आती है, जैसे हम अभी जिक्र कर रहे थे, पोटली वगैरह का, पोटली बना लिया आपने, तेल की मालिश किया, सिकाई कर लिया, करना चाहें तो, और जैसे कि एरंड के पत्ते होते हैं, आक के पत्ते होते हैं, गुनगुने पानी को भी पी सकते हैं, गुनगुना पानी पीजिए, ठीक है। एरंड आक के पत्ते आप गर्म करके जब आपने मालिश सिकाई करी तो एरंड और आक के पत्ते आप लगा लीजिए, उसके ऊपर पट्टी बांध लीजिए, तो वो बहुत अच्छा आराम करते हैं। लेकिन जहां हम बात दवाई की करते हैं तो दोस्तों ये बताना बड़ा क्लियर है कि दवाई देने के पीछे बहुत सारी मेहनत लगती है। आपकी प्रकृति क्या है, आपकी विकृति क्या है, आपका कौन सा दोष बड़ा है। प्रकृति के बारे में बोलना चाहूँगा कि आपके शरीर में गर्मी ज़्यादा है, ठंडा ज़्यादा है, मोटा ज़्यादा है, पतला ज़्यादा है, तो शरीर अलग अलग हो। हाँ जी। अब उस दवाई की डोज क्या रखनी है, वो दवाई कब देनी है, तो ये सारा एक आयुर्वेदिक डॉक्टर तय करता है। मैं और किसी पैथी की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन अगर आयुर्वेद में आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो बहुत क्लियर है कि आप पहले आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि आप सबकी अवस्थाएं अलग अलग हैं। किसी का जॉइंट पेन है तो साथ में डायबिटीज़ है, किसी का जॉइंट पेन है तो साथ में ब्लड प्रेशर है, तो बहुत सारी ऐसी आपको चीज़ें मिल जाएंगी जहां पर एक डॉक्टर का इंटरवेंशन बड़ा ज़रूरी है। और देखिए, दवाई तो दवाई है, वो चाहे किसी भी पैथी की दवाई हो, दवाई को लेने के लिए उसके पीछे के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उसके पीछे को साथ में कैसे लेना है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो प्लीज़ दवाई अपनी तरफ से ना लीजिए, होम रेमेडीज़ आप फिर भी कर सकते हैं। हम जो मोस्टली जो किचन में जो यूज़ करते हैं चीज़ें, या जो आसपास हमारे मिल जाती हैं, वो आप फिर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई प्रोसेस्ड हो के वो दवाई बनी है तो वो आयुर्वेदिक डॉक्टर से ही मिलकर लें उसको। जी, तो इसी में चलते चलते एक अंतिम प्रश्न मेरा कि जो पेन से रिलेटेड पेशेंट्स हैं उनके लिए डाइट, जी, वो कौन सी ऐसी डाइट है जो उसको सूट करे, जी, और थोड़ा सा रिलीफ भी दे? जी, तो एक तरह से वो होम रेमेडी वाला पार्ट भी उसमें ऐड ऑन हो जाएगा। जी, देखिए, अगर किसी को ज़्यादा जोड़ों में दर्द है तो मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ जो खाने में आपको रखना है। सबसे पहले आप गुनगुना पानी पीना चालू कर दीजिए। आप जितना गुनगुना पानी पिएंगे उतना ही आपको दर्द में आराम मिलेगा। दूसरा, एक होता है हल्दी। कच्ची हल्दी अगर मिल जाती है तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो जो घर में आप हल्दी लेते हैं उसकी हल्दी की आप 2 चुटकी सुबह खाली पेट आप लेना चालू कर दीजिए। ये जो हल्दी है वो आपको दर्द में भी राहत देगा और आपकी सूजन को भी कम कर देगा। हल्दी का पाउडर लेने का क्या तरीका रहेगा? 2 चुटकी हल्दी का पाउडर लेने का तरीका ये है कि गुनगुने पानी के साथ में कभी भी खाली पेट आप 2 चुटकी आप लेना चालू कर दीजिए। सुबह भी ले सकते हैं इसको, 2 चम्मच नहीं, 2 चुटकी, 2 चुटकी लेना है दोस्तों, उसको 2 चम्मच मत कर दीजिएगा। तो वो आप लीजिए। तो ये, और वैसे भी इसकी बहुत सारी दवाइयाँ अब आ गई हैं। अब अगर आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो करकुमिन जरूर पूछेगा कि टर्मरिक हल्दी, हाँ जी, कि करकुमिन मैं ले सकता हूँ, टर्मरिक मैं ले सकता हूँ, ठीक है। खास बात जो है कि आपको ठंडी चीज़ें से बचना चाहिए। ठंडी चीज़ें ना खाने में और ना रहने में। जैसे कि खाने में क्या है, सब्जियों में आलू हो गई, गोभी दोनों तरीके की हो गई, मटर हो गई, इन चीज़ों से बचना है। मूली से बचना है, चावल से बचना है। दही का अगर सेवन कर रहे हैं तो ध्यान जरूर दीजिएगा, ताज़ा दही रहनी चाहिए और दिन में खानी है, रात में नहीं खानी है। फ्रिज से निकाल के नहीं खानी, बिल्कुल नहीं खानी। प्रोसेस फूड से बचें। जितना भी हमारा पैक्ड आइटम होता है वो प्लीज़ इसको बंद कर दीजिए। साथ में गाय का घी लेना स्टार्ट जरूर कर दीजिए। आप जैसे हमने एक्सटर्नल एप्लीकेशन की बात करी थी कि मालिश से, अभ्यंगम से आप ठीक कर सकते हैं, इंटरनल ऑयलेशन भी बड़ा ज़रूरी है। तो उसमें गुनगुना करके जो गाय का घी है वो आप ले सकते हैं खाली पेट, वो उसमें आप ले लीजिए। सौंठ जो हम लोग आमतौर पे घर पे यूज़ करते हैं, तो खाने में हल्दी और सौंठ थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी जो डाइट में आप रखेंगे, ध्यान रखेंगे, तो आपका दर्द और स्वेलिंग दोनों कम हो जाएंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त मुझे लगता है कि नॉलेज शेयर हुआ है इस वीडियो में डॉक्टर साहब के द्वारा। और चलते चलते मैं यही कहना चाहूँगा आप सभी से कि आयुर्वेद में अब कैशलेस फैसिलिटी भी है। डॉक्टर साहब के पास जो उनके सेंटर्स हैं वहाँ पे आप जो है अगर हेल्थ इंश्योरेंस है तो उसका उपयोग कर सकते हैं और वो कैशलेस ट्रीटमेंट इनके यहाँ पे जो है आके करवा सकते हैं। कैशलेस का मतलब है कि आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, आपके कार्ड की जो इंश्योरेंस कंपनी है वही आपका जो है उपचार का भुगतान कर देगी। तो आयुर्वेद में ये सुविधा उपलब्ध है।
अगर आपकी पॉलिसी में ये सुविधा नहीं है तो आयुष कवर के नाम से ये पॉलिसी में आजकल जो है मिल जाती है, तो आप उसका जो है एड ऑन या इंक्लूड करा लीजिए अपनी पॉलिसी में, जिससे कि आपको कभी भी कोई गंभीर स्थिति पैदा हो, ईश्वर करे पहले तो ना हो, और अगर होती है तो आपके पास एक आयुर्वेद में भी उपचार का एक प्राकृतिक सॉल्यूशन मौजूद हो। तो एक तो ये कैशलेस की सुविधाओं का उपयोग करिए आप अपने आयुर्वेद में भी, और दूसरा जो है इसका सिर्फ और सिर्फ उपचार जो है वो टिकिया खा के मेडिकल स्टोर पे बस नहीं है। भारत की जो स्वदेशी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद है वर्षों से चली आ रही है, और आज के दौर में भी इसमें लगातार नए नए अनुसंधान आ रहे हैं। डॉक्टर साहब जैसे जो युवा वैद्य हैं वो भी आयुर्वेद में जो है नए नए चीज़ों को लेके आ रहे हैं और उपचार कर रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस पॉडकास्ट को हम विराम देंगे, और डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद जो आपने आज समय निकाला और अपनी नॉलेज को शेयर किया। और ये प्रॉमिस है आपके साथ कि डॉक्टर साहब के आयुर्वेद में पेन से रिलेटेड भी और दूसरे विषयों पे भी जो इनकी एक्सपर्टीज़ हैं उनके नॉलेज को आप सब तक शेयर जरूर करते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।